और इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई है। लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाओं का दौर सुप्रीम कोर्ट में है वो भी चल रहा है। और अब अपडेट ये सामने आ रहा है कि इस कानून के खिलाफ सभी याचिकाएं, जो कानून के खिलाफ याचिकाएं हैं, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई संभव है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, लगातार जिस तरीके से याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है, अब सुनवाई होने वाली है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है 15 अप्रैल को लेकर? बिल्कुल अवधेश, देखिए अभी तक लगभग 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और जिस तरह की सुगबुगाहट है वैसे में और भी याचिकाएं दाखिल होंगी। और बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि 100 से भी ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं। तो ये संख्या कहां जाकर इस मामले में रुकेगी वो तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब तक कोई डेट, कोई तारीख नहीं दिख रही थी सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में इस मामले की सुनवाई को लेकर। चीफ जस्टिस ने कहा जरूर था कि मैं इस पर विचार करके फैसला लूंगा। अब कई मामलों में कंप्यूटर जनरेटेड डेट के तौर पर 15 अप्रैल की तारीख दिख रही है और आमतौर पे ये तारीख वही होती है जिसका निर्देश पहले ही चीफ जस्टिस की तरफ से दिया जा चुका होता है। लेकिन जब तक इसको औपचारिक शक्ल नहीं दी जाती है तब तक इसको टेंटेटिव डेट कहकर दिखाया जाता है। तो अब हम ये मान कर चल सकते हैं कि 15 अप्रैल मंगलवार को सुनवाई होने जा रही है। इसका एक कारण ये भी है कि कल के बाद से, यानी बुधवार के बाद से सुप्रीम कोर्ट में 4-5 दिन की अलग अलग कारणों से छुट्टी है, जिसमें महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती जैसे ओकेजन शामिल हैं, जिसके चलते अब 15 अप्रैल को ही सुनवाई होगी, ऐसा लग रहा है। तो निपुण, जितनी भी याचिकाएं हैं, क्या सभी पर एक साथ सुनवाई इसमें होगी या अलग अलग होती है सुनवाई? जी नहीं, सभी याचिकाएं जो अभी तक दाखिल हुई हैं वो याचिकाएं लिस्ट में आ जाएंगी, सुनवाई के लिस्ट में। और अगर किसी की याचिका नहीं लग पाई होगी, जिसने दाखिल कर दी है लेकिन सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाया होगा, वो व्यक्ति भी, अब उसका वकील भी वहां पर आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है कि मैंने भी याचिका दाखिल की है। जाहिर सी बात है कि शुरू में सबको विस्तार से बोलने का तो मौका नहीं मिलता है। कोर्ट को जो भी उचित लगता है वो किया जाता है। और सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सही समझेगा तो थोड़ी देर की सुनवाई के बाद मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक अगली तारीख दे देगा। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। तो निपुण जुड़े, तो उनका कहना है कि अब सिस्टम पर 15 तारीख दिख रही, यानी कि अब ये जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो आगे यहां से बढ़ेगी। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं तेजस्वी यादव का, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। लीडर है 63 अनुसूचित, पूरा दलित समाज का डॉक्टरों में आबादी है 0.015%, यानी आधे का भी आधा नहीं है। आधे का आधा 0.1% इंजीनियर है। समझिए क्या स्थिति है। क्या मांझी परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या IAS IPS नहीं बनेगा? क्या मंत्री MLA नहीं बनेगा? ये तो लालू जी ने सामाजिक क्रांतिकारी काम किया था कि आज गरीब परिवार का भी, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, आज राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। भगवतिया देवी जी को MP बनाया, कितना लोग को मंत्री MLA बनाया, राजनीति में लाए, तो आपको लोग दिखने लगे। लेकिन ना डॉक्टर में है, ना जुडिशरी में है, ना इंजीनियरिंग में है, ना साइंटिस्ट लोग हैं, कहाँ है? ना IAS IPS। और पूरा कुल सरकारी नौकरी में कितना लोग है समझ जाइए। राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% लोग जो है सरकारी नौकरी में है, यानी 21.3% दलित में से सिर्फ 1.13 ही सरकारी नौकरी में है। वो तो आरक्षण है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वाजिब नहीं है। आपकी आबादी है, आपकी आबादी के अनुसार आप लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो देखिए, हम लोगों ने इसीलिए जाति आधारित गणना कराया ताकि सारा चीज़ पता चल जाए। इसलिए हमने लोगों ने तय किया, जैसे ही आंकड़ा हम लोग देखे, हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जिसमें SC और ST का, SC लोगों का 20% किया
और एसटी लोगों का 2% बढ़ा करके हम लोगों ने करने का काम किया, यानी 22% टोटल एससी और एसटी का हम लोगों ने करने का काम किया। आज जो नौकरी मिल रहा है, हमारे हटते ही आरक्षण भाजपा वाला खत्म कर दिया आप लोग का। आज जो भी नौकरी बहाली निकल रहा है, हजारों लाखों के नौकरियों में आपका अधिकार है वो आपसे छीना जा रहा है, उसको वंचित किया जा रहा है। 16% हम लोग आरक्षण बढ़ाएं, वो 16% माइनस कर दीजिए तो आप लोगों के समाज को कितना भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन वहाँ भारी भारी दलित नेता लोग बैठा हुआ है, लेकिन एक शब्द भी इन पे आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के लिए कोई नहीं बोल रहा। और इस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा देवता है, देवी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी भी यही है, बेरोजगारी भी यही है कि नहीं। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है एकजुट रहिए। एकजुट होकर के जब तक आप लोग बटिएगा तो आप समझिए आपका लोग जो है शोषण करेंगे। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपसे कोई माइका लाल जो है छीन नहीं सकता। ये बीजेपी हिंदू और धर्म के नाम पर दलित हिंदुओं, पिछड़ों हिंदुओं और अति पिछड़ों हिंदुओं के अधिकारों की हकमारी कर रही है, आरक्षण को समाप्त कर रहा है। इसलिए हमने बोला है कि भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है। और क्या हम बोले, आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी है। ये आपके अधिकार की चोरी कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर हिट एंड रन मामले को लेकर आरोपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने उस्मान खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। कांग्रेस जिला कमेटी का उपाध्यक्ष था उस्मान खान और उसी की गाड़ी से कुचलकर 3 लोग मरे थे, ये आरोप है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीति शुरू हुई, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य थाने के सामने धरने पर बैठे। अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने उस्मान खान को पार्टी से बाहर निकाल दिया है और कांग्रेस जिला कमेटी का उपाध्यक्ष था उस्मान खान। सीधे तौर पर बाल मुकुंदाचार्य जो कि बीजेपी विधायक है, उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये कोई घटना नहीं है, ये उस्मान की तरफ से साजिश रचकर 3 लोगों को मारा गया है। उस्मान की गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने उस्मान खान को पार्टी से बाहर कर दिया है। कांग्रेस जिला कमेटी का उपाध्यक्ष था उस्मान खान और कल कार से कुचलकर 3 लोगों को मारने का आरोप लगा है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जब पार्टी का नाम सामने आया, बीजेपी ने पार्टी को घेरना शुरू किया, लोग धरने पर बैठ गए नखासा थाने के सामने और उस्मान को फांसी देने की मांग करने लगे। इन सब के बीच कांग्रेस ने उस्मान को पार्टी से बाहर कर दिया है। बड़ी खबर झारखंड के जामताड़ा से आ रही है, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मुस्लिम मंच ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया और वक्फ कानून का विरोध जताया गया है। तो लगातार देश भर में आवाजें विरोध में जो उठ रही है, उसकी एक तस्वीर आई है जामताड़ा से। देखिए, इसमें लिखा है वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो कानून ये बन चुका है और अब इसी कानून का विरोध हो रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको जामताड़ा की दिखा रहे हैं, जहां पर वक्फ कानून का विरोध हुआ और प्रदर्शन को लेकर हालांकि उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है। जामताड़ा में पुलिस बल वहां पर तैनात है और पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के जामताड़ा की, जहां पर वक्फ कानून के विरोध में जो मुस्लिम समुदाय है वो सड़क पर उतरा। बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए और इस कानून का विरोध किया है। और इसी विरोध और नाराजगी के मद्देनजर पुलिस भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। और कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने आज मुद्रा योजना के 10 साल पूरा होने के मौके पर लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने योजना के लाभार्थियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ने अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी के वितरित किया है।
मुद्रा योजना के 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 33 लाख करोड़ रुपए गरीब और मध्यम वर्ग को एज लोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में डिसबर्स किए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 50% से ज्यादा बेनिफिशियरीज SC/ST समाज से हैं और सबसे ज्यादा लोन लेने में आगे महिलाएं हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज्ञान विजन, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के एम्पावरमेंट का एक सक्सेस मॉडल है और इसको और बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री जी सुझाव मांग रहे हैं, वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।